हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू लर्न। कल का जो टॉपिक था यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन, तो वीडियो में हमने देखा किस तरीके से भौगोलिक खोजों की जो ज़रूरत है वो महसूस हुई, किस तरीके से विदेशी कंपनियां या यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन हुआ और किस क्रम से विदेशी कंपनियां भारत में आना स्टार्ट हुई, कौन कौन से लोग भारत में पहले पहुंचे और विदेशी कंपनियों ने भारत में अपनी जो व्यापारिक कोठी या फैक्ट्रियां हैं वो कहाँ कहाँ स्थापित की। तो वो हमने कल के वीडियो में देखा। आज का जो वीडियो है वो उसी टॉपिक से कुछ मिलता जुलता है, लेकिन टॉपिक में आज हम ये देखेंगे कि जितनी भी विदेशी कंपनियां भारत में आई, भारत में उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की, लेकिन उन फैक्ट्रियों को या उस व्यापार को व्यवस्थित या सुव्यवस्थित तरीके से चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की आवश्यकता पड़ेगी। तो किन लोगों को उन्होंने वहाँ से हायर करके इंडिया में भेजा और अपने व्यापार को अच्छे से सुव्यवस्थित तरीके से चलाया। साथ ही यहाँ पे और भी विदेशी कंपनियों का जो आना हुआ, तो इन कंपनियों का आपस में संघर्ष भी देखने को मिला। वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं जो वीडियो है, ठीक है। बात करें पुर्तगालियों की, आपको मैंने कल बताया था पुर्तगाली 1498 में प्रथम जो पुर्तगाली हैं वास्को डी गामा 1498 में इंडिया पहुंचते हैं कालीकट केरल में, ठीक है। तो ये हम कल देख चुके हैं वीडियो में। आज का जो टॉपिक है, जो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर हुए हैं वो कौन थे भारत में। तो प्रथम जो पुर्तगाली गवर्नर या संस्थापक आप कह सकते हैं पुर्तगाली शक्ति का, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जिनका जो कार्यकाल है वो 1505 से लेके और 1509 तक का है, ठीक है। तो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने क्या क्या काम यहाँ पे किए अपने रहते हुए। ब्लू वाटर पॉलिसी जो कि काफ़ी फेमस भी है, इसको इन्होंने लागू किया। इसका उद्देश्य क्या था पॉलिसी का? इसका उद्देश्य था हिंद महासागर पे व्यापार नियंत्रण करना, स्थापित करना, ठीक है। इसके अलावा फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने 1509 में एक द्वीप का युद्ध लड़ा, ठीक है। इसके अलावा 1508 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा द्वारा एक चोल युद्ध लड़ा गया। जो चोल युद्ध था एक संयुक्त संघर्ष था, जिसमें इन्होंने तुर्की मिस्र सेना से और गुजरात के महमूद बेगड़ा के लोगों से इन्होंने संघर्ष किया और इस युद्ध को उन्होंने जीता। तो ये थे प्रथम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, इनके द्वारा जो प्रमुख कार्य यहाँ पे आके किए गए। इसके अलावा दूसरे देखें, अल्बुकर्क जो दूसरे पुर्तगाली गवर्नर हुए, तो इनको भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, तो आप बता पाएंगे अल्बुकर्क। इनका जो कार्यकाल है 1509 से लेकर 1515 तक का इनका कार्यकाल है। इनके कार्यकाल के दौरान क्या क्या महत्वपूर्ण काम इनके द्वारा किए गए वो हम देखेंगे। सर्वप्रथम इनके द्वारा जो इनकी राजधानी है वो इन्होंने कोचीन को अपनी राजधानी बनाया, और इसके अलावा इन्होंने 1510 में बीजापुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है कि सुल्तान आदिल शाह से इन्होंने गोवा जीता 1510 में, ठीक है। इसके अलावा विवाह नीति लागू की, और सबसे ज़्यादा मुस्लिमों को अगर किसी ने परेशान किया पुर्तगालियों में से तो वो थे अल्बुकर्क। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि वह पुर्तगाली बताइए जिसने मुस्लिमों को सर्वाधिक परेशान किया, या मुस्लिम समुदाय जिस पुर्तगाली से सर्वाधिक परेशान थे, ठीक है। अगला देखें, 1510 में इन्होंने गोवा को जीता था, ठीक है। 1511 में इन्होंने मलक्का, और 1515 में इन्होंने हारमुज जो कि फारस की खाड़ी में पड़ता है उस पर इन्होंने अपना नियंत्रण स्थापित किया, ठीक है। दूसरा, इन्होंने कार्टिज नामक एक परमिट जारी किया। कार्टिज एक तरीके से आप कह सकते हैं शुल्क लेना, या परमिट था कार्टिज। बिना शुल्क अदा किए, बिना परमिट लिए आप जो इनका व्यापारिक क्षेत्र था वहाँ से आप व्यापार नहीं कर सकते थे, ठीक है। अगले जो गवर्नर हुए नीनो डी कुन्हा, इन्होंने क्या किया, अपनी राजधानी को गोवा लेके चले गए, ठीक है। इससे पहले राजधानी कहाँ थी? कोचीन, जो किसने बनाया था? अल्बुकर्क ने, ठीक है। नीनो डी कुन्हा ने एक और काम किया कि 1535 में इन्होंने द्वीप तथा 1559 में इन्होंने क्या किया था? दमन पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। इसके अलावा देखिए पुर्तगालियों द्वारा भारत में क्या क्या किया गया। पुर्तगालियों से संबंधित अन्य तथ्य देखें तो पुर्तगालियों ने क्या किया, पुर्तगालियों द्वारा भारत में तंबाकू, मक्का, काजू, संतरा, पपीता, आलू,
मिर्च इत्यादि ये लोग अपने साथ लेकर आए। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने क्या किया, हुगली की बात करें तो हुगली एक प्रमुख बंदरगाह है जो पुर्तगालियों का क्या था, एक लूटपाट का केंद्र भी था। ठीक है, साथ ही बात करें एक अन्य तथ्य भी है इसमें, जो बाजीराव प्रथम हुए हैं इसके समय मराठा सरदार थे एक चिन्नाप्पा, इन्होंने 1739 में क्या किया था, बासिन और सालसेट का जो क्षेत्र था वो पुर्तगालियों से छीन लिया था। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है पुर्तगालियों के समय ही भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना में विश्व स्तर पर अगर पूछेगा तो गुटेनबर्ग से इसकी स्थापना होती है। ठीक है, और पुर्तगालियों का आपको पता है प्रथम जो पुस्तक भारत में छापी गई थी वो गोवा के पादरियों द्वारा छापी गई थी। दूसरा, पुर्तगालियों का जो भारत में आने का व्यापार करना तो एकमात्र मकसद इनका नहीं था, उसके अलावा अपना जो धार्मिक भी कारण इनके रहे होंगे, जिस तरीके से इन्होंने गोवा में आके मंदिरों को तुड़वाया और गिरजाघरों की स्थापना वहाँ पे करवाई थी, तो इस तरीके से कई मकसद इन लोग के पुर्तगाल से यहाँ पहुँचे थे। ठीक है, तो पुर्तगाल के बारे में अभी इतना ही। देखिए पुर्तगाली जो लोग इंडिया में आए, इसके अलावा देखेंगे नेक्स्ट जो यहाँ पे आए डच लोग। ठीक है, बात करें डचों की तो डचों के बारे में भी हम पहले पढ़ चुके हैं। 1595 में इनका आगमन होता है, लेकिन इनकी जो कंपनी है उसकी स्थापना देखें तो 1602 के आसपास इनकी कंपनी की स्थापना हुई और 1605 में इन्होंने अपनी मसूलीपट्टनम में अपनी जो है पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। ठीक है, इनका भारत आने का जो मुख्य उद्देश्य था वो था कपड़ा व्यापार करना, जबकि और कंपनियां थी वो मसाला हो गया इत्यादि अन्य चीज़ों का व्यापार करने आए थे, लेकिन डच का अगर पूछा जाएगा भारत आने का प्रमुख जो उद्देश्य था वो कपड़ा व्यापार करना था। ठीक है, उसके अलावा डचों का एक फेमस जो युद्ध है जो माना जाता है, ठीक है, 1759 में अंग्रेजों और डचों के बीच एक युद्ध हुआ, बेदरा का युद्ध, जिसमें से डचों का क्या हो गया था, बुरी तरह से ये लोग हार गए थे और भारत छोड़ के चले गए थे डच। ठीक है, बात करें डचों की तो ये मूलतः जो लोग हैं ये पोलैंड के निवासी हैं। ठीक है, वर्तमान में नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, पोलैंड या हॉलैंड। ठीक है, तो ये डच से संबंधित कुछ तथ्य थे। तीसरी जो विदेशी कंपनी थी वो थी अंग्रेज या ब्रिटिश, आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, आपको पता है 1600 में इनका आगमन होता है। ठीक है, और 1608 में ये प्रथम प्रयास करते हैं यहाँ पे फैक्ट्री स्थापित करने की, लेकिन जो अस्थाई जो पहली फैक्ट्री लगाते हैं वो मसूलीपट्टनम में अस्थाई फैक्ट्री स्थापित करते हैं 1611 के आसपास, और 1613 में अपनी अस्थाई या परमानेंट जो फैक्ट्री है वो सूरत में स्थापित करते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं इन लोगों के बारे में भी। ठीक है, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम जो कि ब्रिटेन की महारानी हुई, इनके द्वारा एक 15 वर्षों के लिए पूर्वी एशिया में व्यापार करने का जो घोषणा पत्र था वो जारी कर दिया गया। ठीक है, और जो कंपनी है वो भारत में व्यापार करने पहुंची। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 1833 के एक्ट के द्वारा कंपनी का जो नाम है वो ईस्ट इंडिया कंपनी रखा गया। तो आप समझ सकते हैं इससे पहले कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं था, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम पड़ा है वो 1833 के एक्ट के बाद पड़ा। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो भारत में मुग़ल बादशाह थे वो अकबर शासन कर रहे थे। ठीक है, संभवतः आप जानते होंगे कि हुमायूं की मृत्यु के बाद मुग़ल बादशाह जो हैं अकबर, ये गद्दी पे बैठते हैं, और 1603 में जो एलिजाबेथ प्रथम थी इनकी मृत्यु हो जाती है और इनके पश्चात जेम्स प्रथम ब्रिटेन के राजा बने। ठीक है, 1605 में मुग़ल बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है और इसके पश्चात जहांगीर जो है वो मुग़ल शासक बन गए, ये बन जाते हैं। ठीक है, जेम्स प्रथम का एक राजदूत हुआ कैप्टन हॉकिंस, जो कि 1608 में मुग़ल शासक जहांगीर के दरबार में पहुंचा। ठीक है, और 1615 में एक और अंग्रेज यात्री हुआ सर टॉमस रो नामक अंग्रेज, जो कि भारत आया। ठीक है, 1632 में बात करें तो अंग्रेज़ों को एक सुनहरा फरमान गोलकोंडा के शासक, सुनहरा फरमान किस लिए है ये हम जान लेते हैं। गोलकोंडा के एक शासक हुए कुतुब शाह, इन्होंने क्या किया, 500 पैगोडा वार्षिक कर लेकर गोलकोंडा का जो राज्य था वहाँ के जो बंदरगाह हुए वहाँ पे स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने की जो अनुमति है वो अंग्रेज़ों को दे दी, तो इसलिए सुनहरा फरमान कहलाया। ठीक है, 1632 में कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, 1717 में मुग़ल बादशाह फर्रुखशियार,
जिसे घृणित कार के नाम से भी जाना जाता है। अंग्रेजों को इसने एक शाही फरमान दिया। फरमान में इसने क्या किया, शाही फरमान क्यों कहलाया, 3,000 रुपये वार्षिक कर लेकर इसने बंगाल को मुक्त व्यापार करने का जो विशेष अधिकार है वो अंग्रेज को दे दिया। और साथ ही इसी फरमान के तहत इसने सूरत में भी मुक्त व्यापार करने का अधिकार अंग्रेजों को दे दिया। ठीक है। और जो अंग्रेजों की तरफ से दूत जो आया था वो था जॉन सरमन। ठीक है। सूरत में भी इनको व्यापार करने का फरमान दे दिया गया। और 1717 के इस शाही जो फरमान है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। इसके अलावा 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। 1688 की बात करें, इस टाइम पे मुग़ल बादशाह जो हैं वो औरंगजेब थे। ठीक है। औरंगजेब ने सर जॉन चाइल्ड को भारत से भगाया था, क्योंकि औरंगजेब के साथ जो अंग्रेज़ों के संबंध थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। ठीक है। अंग्रेज़ों के द्वारा भारत में जो पहली प्रेसिडेंसी कलकत्ता में बनाई गई और जिसका प्रमुख किसको बनाया गया, आयरकुट। आयरकुट के बारे में हम देखेंगे आगे। ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर हुए वो थे टॉमस स्मिथ। ठीक है, स्मिथ हुए। भारत आने वाला पहला जो अंग्रेजी जहाज़ था वो था रेड ड्रैगन। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्रथम जहाज अंग्रेजी जो इंडिया पहुंचा तो वो था रेड ड्रैगन। ठीक है। 1639 में फ्रांसिस डे अंग्रेज ने चंद्रगिरी राजा से मद्रास पट्टे पर लिया था और वहीं इन्होंने कोठी का निर्माण कराया। और जो कोठी अभी किस नाम से जानी जाती है, फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम से। ठीक है। 1661 में बात करें तो पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का जो विवाह है वो ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से हुआ। और इस अवसर पर पुर्तगालियों ने दहेज के स्वरूप बम्बई जो है वो दान में दे दिया। किसको, चार्ल्स को। ठीक है। चार्ल्स जो हुए वहाँ के ब्रिटेन के राजकुमार। चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, 1668 में इन्होंने चार्ल्स द्वितीय के द्वारा जो मुंबई को ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने क्या दिया, 10 पाउंड वार्षिक किराए पर दे दिया। ठीक है। और इसके बाद 1687 में अंग्रेज़ों ने अपनी कंपनी का जो मुख्यालय है वो सूरत से हटाकर इन्होंने बम्बई बनाया। ठीक है। मुंबई को वर्तमान में मुंबई है, इससे पहले बम्बई ही कहलाता था। ठीक है। गेरार्ड अंगियार की बात करें तो मुंबई शहर का जो संस्थापक है वो गेरार्ड अंगियार को कहा जाता है। ठीक है, यह माना जाता है। कोलकाता शहर के संस्थापक के रूप में जॉर्ज चारनॉक को जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे फ्रांसीसी। तो देखते हैं फ्रांसीसियों के बारे में। हमने कल देखा 1664 में इनका आगमन होता है। 1664 में इन्हें कंपनी की स्थापना करी और 1668 में ये अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो सूरत में स्थापित करते हैं। और 1669 में संभवतः ये अपनी दूसरी फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में स्थापित करते हैं। ठीक है। ये सब हम कल की वीडियो में देख चुके हैं। अभी देखें इनके संबंधित कुछ अन्य तथ्य। तो 1674 में फ्रांसीसी के द्वारा शेर खान लोदी से पांडुचेरी नामक एक गांव जो है वो प्राप्त कर लिया जाता है, जिस पर फ्रांसिस का जो कब्जा है वो 1954 तक रहा, ये अधिकार रहा। ठीक है। इसके अलावा आंग्ल फ्रांस संघर्ष देखें, जिन्हें कर्नाटक युद्ध के नाम से भी आप जानते हैं। इसके अलावा जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ यह आंग्ल फ्रांस संघर्ष था। 1746 से लेकर 1748 में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। युद्ध होने का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार का युद्ध। ठीक है। इस युद्ध की जो समाप्ति हुई, यह शांत हुआ, वो एक्सला-शापेल की संधि से हो। प्रथम कर्नाटक युद्ध की जो समाप्ति होती है वो एक्सला-शापेल की संधि से होती है और एक्सला-शापेल की जो संधि है वो 1748 में होती है। ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करें जो कि 1749 से लेकर 1754 तक चला और इस युद्ध के जो तात्कालिक होने के कारण थे वो हैदराबाद एवं कर्नाटक में उत्तराधिकार का युद्ध था। ठीक है। इस युद्ध की समाप्ति की बात करें तो ये पांडिचेरी की संधि से समाप्त हुआ और यह संधि 1755 में संपन्न होती है। ठीक है। तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करूं, मैं बार बार कर्नाटक युद्ध का जिक्र कर रहा हूं, तो आंग्ल फ्रांस जो संघर्ष रहा है उसको ही कर्नाटक युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध की बात करूं, 1756 से लेकर 1763 के मध्य यह युद्ध हुआ और इस युद्ध के जो तात्कालिक कारण थे वो सप्तवर्षीय युद्ध था जो कि यूरोप में हो रहा था, चल रहा था। ठीक है। यह युद्ध जो है वो पेरिस की संधि से समाप्त होता है और पेरिस की जो संधि है वो 1763 में होती है। ठीक है। इसके अलावा वांडीवास का जो युद्ध है ये 1760 में लड़ा जाता है। फ्रांसीसियों और ब्रिटिश के बीच में ये युद्ध लड़ा गया।
इस युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व है वो आयरकूट ने किया। ठीक है, आयरकूट का जिक्र मैं इस वीडियो में पहले भी कर चुका हूँ। ब्रिटिश द्वारा जो अपना पहला प्रेसिडेंसी वो स्थापित की गई वो कोलकाता में, और उस प्रेसिडेंसी के जो हेड हुए वो आयरकूट थे। ठीक है, और फ्रांसीसियों की बात करें तो इनकी तरफ से वांडेवास के युद्ध में नेतृत्वकर्ता कौन थे? काउंट लाली। और वांडेवास के युद्ध में ही 1760 में फ्रांसीसियों का पतन हो जाता है। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। एक बार वीडियो को ज़रूर विजिट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें इस तरह के वीडियो पाने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।